गुड हाँ, गुड इवनिंग अंशिका बेटा, आवाज आ रही है? हाँ, तो स्टार्ट करते हैं अपन जल्दी से। अपन लास्ट टाइम पे फोटो हैलोजिनेशन कर रहे थे। फोटो हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बताओ जल्दी से। हाँ अंशिका, आवाज आ रही है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय फोटो हैलोजिनेशन? और जब हम हम हैलोजन ग्रुप यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, और हम लाइट की हेल्प से एल्केन्स के साथ उन्हें कंबाइन करवाते हैं। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, फोटो हैलोजिनेशन is actually doing the halogenation of alkanes by mixing halogens with alkane and उसके पूरे मिक्सचर के ऊपर भी पुट लाइट। लाइट जो होती है जनरली वो प्रॉपर एनर्जी की होनी चाहिए तभी रिएक्शन होगा। अगर एनर्जी प्रॉपर नहीं है तो कम एनर्जी की लाइट है तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपकी जो लाइट होती है वो जनरली यूवी रेडिएशंस होते हैं बिकॉज दे आर ऑफ मोर एनर्जी, तो उनसे बॉन्ड टूट जाते हैं और रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। यूवी लाइट अपन लेते हैं और ये अपन ने मैकेनिज्म डिस्कस किया था कि यूवी लाइट से पहले बॉन्ड ब्रेक होंगे हैलोजन के, क्योंकि कमजोर बॉन्ड होता है ना। हैलोजन के रेडिकल्स बनेंगे, रेडिकल एच को तोड़ेंगे, मिथाइल रेडिकल बना या एल्काइल रेडिकल बना, ये एल्काइल रेडिकल फिर से किसी अनरिएक्टेड हैलोजन के ऊपर अटैक करके एक हैलोजन एटम को अपने साथ मिला लेंगे जिससे अपना प्रोडक्ट बन जाता है। मतलब ये रिले रेस की तरह है ना। रिले रेस में जैसे यहाँ पर अपन देखेंगे कि एक पर्सन भागता है, फिर दूसरे वो बैटन जो होता है दूसरे को देता है ना, फिर आगे जाके तीसरे को देता है, इस तरह से। तो यहाँ पे जो रेडिकल्स इनिशियली बन गए वो रेडिकल किसी मॉलिक्यूल पे अटैक करते हैं, एक एटम तोड़ लेते हैं, नया रेडिकल बनता है, वो किसी और मॉलिक्यूल पे जाके उससे एटम तोड़ लेता है, फिर से एक नया रेडिकल बनता है। इसको अपन चेन प्रोपगेशन स्टेप कहते हैं। तो ये चेन प्रोपगेशन स्टेप में आता है, ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है कि अपने आप ही रिएक्शन चलता रहे, कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिससे रिएक्शन बंद होने के कगार पे पहुंच जाता है। और एक्चुअल में जो अपने एक्टिव स्पीसीज है जो रिएक्शन को आगे बढ़ा रही है, ये हैलोजन, ये रेडिकल्स है। और मान लीजिए ऐसा अगर हो गया कि दो रेडिकल मूव करते करते बिल्कुल आमने सामने से हेड ऑन कोलिजन कर गए, तब क्या होगा? जब ये रेडिकल्स हेड ऑन कोलिजन कर गए तो फिर दोनों खत्म हो जाएंगे, दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और अब जो ये बैटन की तरह एक मॉलिक्यूल, एक रेडिकल दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करके नया रेडिकल बना रहा था, वो खत्म हो जाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ। मीथेन के क्लोरीनेशन में इथेन कहाँ से आ गई, ये बड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है अपन को, है ना। एक्चुअली जब वो मिथाइल रेडिकल बना होगा, और मान लीजिए कि थोड़ा बहुत, जो ये थोड़ा बहुत ही होगा, मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, जो थोड़ा बहुत जो मिथाइल है, दो मिथाइल आपस में अगर जुड़ गए, है ना, तो हो सकता है कि इथेन बन जाए, है ना। काफी कम बनेगा ये। तो ये चेन टर्मिनेशन स्टेप्स कहलाते हैं। दे आल्सो कीप ऑन अंडरगोइंग पैरेलली। तो कंटिन्यूअसली अपन को लाइट देते रहना पड़ता है ताकि नए बॉन्ड टूटते रहे, है ना, और रिएक्शन अपना आगे बढ़ता रहे। ये अपन ने देखा था। फिर इसमें एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है, असाइनमेंट में भी मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन पिछली क्लास में दिए थे और इस क्लास में फिर से आपको क्वेश्चन दूंगा। और ये सबसे कॉमन चीज है, ये चीज जो है दैट इज कितने प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं फोटो हैलोजिनेशन में, कितने प्रोडक्ट आपके बन सकते हैं, ये अपन को देखना है। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स कैन फॉर्म इन फोटो हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसके लिए अपन को ये देखना है कि जो अपनी एल्केन है उसमें कितनी अलग अलग तरह के कार्बन है। हो सकता है 4-5 कार्बन हो, लेकिन अलग अलग तरह के कितने हैं, और वहां पे कितनी अलग अलग तरह के हाइड्रोजन है जिनको रिप्लेस करने से हैलोजन लग सकता है, और उससे अपन प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है।
तो 1 क्लोरो ब्यूटेन या 2 क्लोरो ब्यूटेन, जैसे ब्यूटेन में देखा अपन ने, पेंटेन में 3 क्लोरो डेरिवेटिव, मोनो क्लोरो डेरिवेटिव मिल सकता है। क्वेश्चंस में ये भी ध्यान दीजिएगा कितने क्लोरो डेरिवेटिव पूछे जा रहे हैं। अगर डाई क्लोरो डेरिवेटिव पूछा जा रहा है तो आप 2 हाइड्रोजन हटाकर 2 क्लोरीन लगाएंगे, और ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे नियोपेंटेन पे मोनो क्लोरो डेरिवेटिव तो एक ही है, अपन ने ये देखा था, ठीक है। लेकिन डाई क्लोरो डेरिवेटिव जो है नियोपेंटेन के वो है 2। तो या तो आप 2 क्लोरीन एक ही जगह पे लगा दो, या फिर 1 और 2 और 3 पे लगा दो। 3 आप कैसे भी ले लो, 1 2 3 1 2 3 कैसे भी काउंट कर सकते हो, ऐसे या ऐसे या ऐसे नीचे आ सकते हो, तो 1 3 पे लगा सकते हो, 1 3 या 1 1। तो 2 डाई क्लोरो डेरिवेटिव मिलेंगे। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? इससे रिवर्स क्वेश्चन भी आता है आपको। रिवर्स क्वेश्चन जैसे कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। ये क्वेश्चन बड़ा ही फेमस है और कई बार आ चुका है जेई में, मेंस में, एडवांस में, है ना। बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि अगर आप 2 मिथाइल ब्यूटेन लेते हैं, 2 मिथाइल ब्यूटेन का मतलब हुआ आइसोपेंटेन, कॉमन नेम में आइसो बोलते हैं, ठीक है। आइसो का मतलब होता है बेटा एक एल्काइल ग्रुप साइड में सेकंड लास्ट कार्बन पे कनेक्टेड है, तो दैट इज आइसो। अब अगर अपन इसका क्लोरीनेशन करते हैं, ठीक है, तो कितने क्लोरो डेरिवेटिव अपन को मिल सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ मोनो क्लोरो डेरिवेटिव स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने मिल सकते हैं? स्ट्रक्चरल में एक्चुअली चेन तो अपन को यही रखनी है, देखिए, तो केवल अपन पोजीशन चेंज कर सकते हैं और अपन को पोजिशनल आइसोमर्स देखना है। तो कितनी अलग अलग जगहों पे यहाँ पे Cl लगा सकते हैं और उससे अपन को पोजिशनल आइसोमर्स मिलेंगे अलग अलग। इस रिएक्शन में बनने वाले क्लोरो डेरिवेटिव्स, मोनो क्लोरो डेरिवेटिव्स कितने बन सकते हैं, ये अपन को देखना है। तो एक बार जल्दी से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ क्या आंसर आ रहा है। एनी आइडिया? जल्दी से बताओ। अंशिका। यस सर। हाँ बताओ क्या होगा आंसर, जरा ट्राई करके। देखो अपन क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल अपने सामने है उसको स्कैन करते हुए चलते हैं ना, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, और देखते हैं कि कितने अलग अलग तरह के कार्बन अपने पास हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अपन को ये दिख रहा है कि जैसे ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल दोनों एक जैसे दिख रहा है, दोनों मिथाइल एक जैसे। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही जगह से कनेक्टेड है। अब चाहे यहाँ Cl लगाओ चाहे नीचे Cl लगाओ, एक ही बात है ना। That will not be a different thing because both methyl are same, they are connected to same atom and both are CH3। तो इन दोनों से एक मिल सकता है, मैं कहीं पे भी लगा देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे Cl लगा दिया नीचे वाले पे, हाँ इसको घुमा दूंगा तो ऊपर आ जाएगा, तो इसलिए मैं ऊपर वाले को अलग केस नहीं ले रहा, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है इधर, यहाँ पे मैं टिक लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड दिख रहे हैं और कार्बन तो टेट्रावैलेंट होता है, तो चौथा एटम कौन सा है यहाँ पे? हाइड्रोजन का है, तो यहाँ हाइड्रोजन है अपने पास, तो एक क्लोरीन यहाँ पे भी लग सकता है, ठीक है। और इसी तरह से एक क्लोरीन यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ पे मैंने बॉक्स पुट किया है क्योंकि वहां पे भी अपने पास हाइड्रोजन है, क्लियर। और एक सबसे लास्ट में राइट हैंड साइड पे लग सकता है। तो अपने को है तो टोटल 5 कार्बन, ठीक है, लेकिन 2 मिथाइल एक जैसे एटम से कनेक्टेड होने के कारण सिमिलर थे, तो उनको अपन नया स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे, है ना, तो वो एक ही स्ट्रक्चर माना जाएगा, ठीक है। तो अपने को 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मिलेंगे, 4। समझ में आ गया? क्लियर? नेक्स्ट चीज आती है
देखिए फ्लोरिनेशन अपन ने एक बात डिस्कस की थी कि फ्लोरिनेशन रेट की बात डिस्कस की थी पिछली क्लास में कि अगर एल्केन एक ही रखो तो मैंने ये बताया था आपको कि फ्लोरिनेशन अपन आगे होके नहीं करते क्योंकि फ्लोरिनेशन बहुत अनकंट्रोलेबल हो जाता है, बहुत हीट लिबरेट होती है और हीट से कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूट जाते हैं और रिएक्शन कंट्रोल में नहीं रह पाता, तो फ्लोरिनेशन अपन नहीं करते। और इसके उलट आयोडीनेशन भी नहीं करते। उसका कारण ये था कि अगर आप कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो आयोडीन के अंदर भी क्या होता है कि आयोडीन बहुत स्टेबल है तो रिएक्शन हो ही नहीं पाता, है ना, रिएक्शन नहीं हो पाता तो वो रिवर्सिबल होता है, कंप्लीट नहीं होता, तो इसलिए नहीं करते। अपन मेनली करते हैं क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। क्लोरीनेशन में क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव, और जो ब्रोमीन है वो कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव। तो लेस रिएक्टिव है तो इसका फायदा अपन को मिल जाता है ना। लेकिन ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण क्लोरीन कहाँ लगेगा ये अपन ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, वो सब जगह पे लगता है ना। क्यों? क्योंकि बहुत रिएक्टिव है और बहुत रिएक्टिव होने के कारण वो सब जगह पे लग सकता है, ठीक है, काफी जगह पे ज्वाइन हो सकता है जहां जहां है, और प्रोडक्ट्स, सभी प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं आपके, ठीक है, तो वो अपन कंट्रोल ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन ब्रोमिनेशन जैसा कि अपन को दिख रहा है रिएक्टिविटी ब्रोमीन की जो है कम है, तो वो ज्यादा सिलेक्टिव है, ऐसे लिखते हैं अपन। ये मोर रिएक्टिव है और लेस सिलेक्टिव, और ब्रोमीन कम रिएक्टिव होने के कारण ज्यादा सिलेक्टिव, मोर सिलेक्टिव। इसका अपन कैसे यूज उठाएंगे, अपन कैसे इसका फायदा उठाएंगे? मोर रिएक्ट लेस रिएक्टिव, मोर सिलेक्टिव, तो ब्रोमीन टर्सरी हाइड्रोजन को सबसे आसानी से तोड़ता है सेकेंडरी के मुकाबले, और सेकेंडरी को ज्यादा आसानी से तोड़ता है प्राइमरी के मुकाबले, और प्राइमरी को ज्यादा आसानी से तोड़ता है CH3 के हाइड्रोजन के मुकाबले, ठीक है, या मीथेन के हाइड्रोजन के मुकाबले। और ये काफी ड्रास्टिक अंतर होता है। टर्सरी रेडिकल सबसे स्टेबल होता है ना, तो ब्रोमीन की एनर्जी कम होती है तो वो टर्सरी हाइड्रोजन को सबसे आसानी से तोड़ सकता है क्योंकि उसकी खुद की एनर्जी बहुत कम है। जब खुद की एनर्जी कम है तो वो फिर सबसे आसानी से टूटने वाले, है ना, हाइड्रोजन को तोड़ेगा। जैसे अपन मान लीजिए बहुत थक गए, ठीक है, और हो सकता है कि अपन ने घर पे खाना नहीं खाया, तो भी अपन ऐसा डिसाइड करते हैं कि चलो कहीं बाहर चल के खाते हैं, है ना, किसी रेस्टोरेंट में। और फिर अगर अपन मान लीजिए बहुत थके हुए हैं, इफ इट इज वेरी लेट, तो अपन क्या डिसाइड करते हैं, अपन सोचते हैं जो भी घर के सबसे पास में रेस्टोरेंट हो वहां चल के खा लेते हैं ना। समझ आया? अगर एनर्जी बहुत कम है तो सबसे पास वाले रेस्टोरेंट पे जाके अपन खाना खा लेंगे। सेम इज द केस विद ब्रोमीन। ब्रोमीन में लेकिन ऐसा है कि जो सबसे आसानी से हाइड्रोजन टूट जाएगा उसको तोड़ लेगा, और टर्सरी हाइड्रोजन सबसे आसानी से टूट जाता है क्योंकि टर्सरी रेडिकल जो होता है वो सबसे आसानी से सबसे स्टेबल होता है ना। रेडिकल की स्टेबिलिटी टर्सरी की सबसे ज्यादा होती है, इसलिए तो ब्रोमिनेशन काफी सिलेक्टिव होता है, कहने का ये मतलब हुआ। तो जैसे अगर मेरे को मेजर प्रोडक्ट पूछा जाता है, एक तो पॉसिबल प्रोडक्ट्स पूछा जाता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। तो पॉसिबल में तो बेटा आप सारे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ये ध्यान रखना है अपन को, ठीक है, सारे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, कम बन रहा है ज्यादा बन रहा है सभी बनाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ ऐसे पूछा जाता है कि आप प्रोडक्ट लिखिए, मेन प्रोडक्ट लिखना है अपन को, तो मेन प्रोडक्ट में तो अपन क्या करेंगे, एक ही प्रोडक्ट लिखेंगे, है ना। जैसे मान लो Br2H है ना, तो फिर अपन यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए प्राइमरी है, ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन है, इसमें सेकेंडरी हाइड्रोजन है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है। सबसे आसानी से कौन सा हाइड्रोजन टूटता है ना, सबसे आसानी से टूटता है टर्सरी। टर्सरी हाइड्रोजन को तोड़ के अपन Br लगा देंगे, बस। समझ आ गया? क्लियर?
तो ब्रोमिनेशन काफी सिलेक्टिव होता है और इसको अपन मतलब सेलेक्ट कर लेते हैं अपन। अगर टर्शरी है तो उस पे लगाओगे आप बस, और अगर प्राइमरी और सेकेंडरी है तो सेकेंडरी पे लगाओगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। क्योंकि टर्शरी रेडिकल बहुत स्टेबल होता है, रेडिकल जो सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपन बनते हैं उस कारण से। तो आई होप ये क्लियर है, बिल्कुल कोई डाउट है इसमें बेटा तो यू कैन आस्क मी। नो सर। है ना। फिर जैसे अगर मान लीजिए इस तरह से है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन बेंजीन के पास वाले पे लगाएंगे। उसका रीजन ये है अपना कि Br2H किया तो ये सबसे आसानी से ब्रेक हो जाएगा। ये सबसे आसानी से ब्रेक इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो रेडिकल है वो बड़ा ही स्टेबल है। क्योंकि ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर सकता है ना। तो यहीं पे ही अपन Br लगाएंगे, है ना। हालांकि सेकेंडरी तो ये भी था, तो वो रेडिकल की स्टेबिलिटी जहाँ पे होगी वहां से एस तोड़ेंगे और वहां पे अपन Br कनेक्ट करेंगे। अगर रेजोनेंस करने वाला कोई रेडिकल है डबल बॉन्ड के पास वाला तो उसको सबसे पहले अपन बनाते हैं। ठीक है, CH2CH3। ठीक है, तो ये अपना प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो ये अपना हैलोजनेशन है। ब्रोमिनेशन इज वेरी सिलेक्टिव, दैट्स व्हाई वी यूज इट। और क्लोरीनेशन भी करते हैं, है ना, वो भी होता है लेकिन इतना अंतर नहीं होता उसमें, वो सब जगह पे होगा। फ्लोरिनेशन नहीं करोगे, आयोडिनेशन भी नहीं करते, क्योंकि अगर कोई बोल दे कि आयोडिनेशन करना ही है तो कैसे करोगे, तब आप आयोडिनेशन करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की मदद लेते हो। जैसे अगर आयोडिनेशन होता है, अगर मान लीजिए मीथेन लिया अपन ने और I2 से रिएक्ट किया, ठीक है, तो ये I2 से रिएक्ट करके CH3I और HI बनेगा। लेकिन ये रिएक्शन होगा ही नहीं, मोस्टली ये रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगा। मतलब आपके जो रिएक्टेंट्स हैं रिवर्सिबल का मतलब ये ऐसे ही बने रहेंगे, है ना, प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेंगे ज्यादा। तो अब आप क्या करते हो, इसको आगे करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्या होता है, ये आपका जो HI है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और खत्म हो जाता है। अगर ये खत्म हो गया तो रिएक्शन वापस से पीछे नहीं जाएगा, समझ लो, ये वापस से पीछे नहीं जा पाएगा क्योंकि HI खत्म हो गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HNO3 ले लिया आपने, HiO3 ले लिया, ठीक है, HgO ले लिया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो HI को कंज्यूम कर लेते हैं, thus they prevent the reaction from moving backward। क्लियर। तो ये आपका फोटो हैलोजनेशन रिएक्शन है। ब्रोमिनेशन इज वेरी सिलेक्टिव, दैट्स व्हाई यू यूज इट वेरी फ्रीक्वेंटली। फिर नेक्स्ट है आपका कंबशन रिएक्शन। कंबशन तो बड़ा ही सिंपल है। कंबशन में यू बर्न एल्केन, ठीक है, जनरल इक्वेशन लिख देता हूँ। जैसे मीथेन अगर है तो मीथेन में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को सबसे आखिर में बैलेंस करना, बस इतना समय कहना चाहूंगा आपसे। यहाँ पे CO2 बन गया, कंप्लीट कंबशन करोगे, कंप्लीट। अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो CO2 नहीं मिलता, CO मिलता है। अगर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है तो CO बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर CO2 बन गया और वाटर बन, हाइड्रोजन जो है वो वाटर बन जाते हैं, H2O, ठीक है। और बैलेंसिंग करते वक्त पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो, ठीक है, कार्बन को बैलेंस कर दो, फिर लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करना। और ये कंबशन रिएक्शन, कंप्लीट कंबशन जो है, ठीक है, इससे अपन मोस्टली वी यूज इट एज अ फ्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर जो हीट लिबरेट होगी वो आपकी काफी ज्यादा होती है, और इस कारण से जो मीथेन है दैट इज यूज्ड एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG में मीथेन काम में आता है ना, क्यों, क्योंकि बर्न होने पे काफी सारी एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। और बड़े हाइड्रोकार्बन होंगे
तो और ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, समझ गए। अगर जनरल इक्वेशन लिखनी है तो CnH2n+2 O2 कर दीजिए आप पहले, ठीक है। यहाँ पे N कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बने क्योंकि N कार्बन है, और वाटर मिले H2O। H2O में हाइड्रोजन यहाँ पे 2n+2 है, तो यहाँ पे n+1 कर देता हूँ मैं यहाँ पर, तो हाइड्रोजन 2n+2 हो गए। ऑक्सीजन काउंट करूंगा तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2n है, और यहाँ पर ऑक्सीजन n+1 है, तो टोटल ऑक्सीजन है 3n+1। 3n+1 ऑक्सीजन करने के लिए 3n+1, और क्योंकि यहाँ पे 2 है तो मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से बैलेंसिंग कई बार आ जाती है, मोल कंसेप्ट के प्रॉब्लम आ जाते हैं इसमें, तो वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कंप्लीट कंबशन के लिए इतने मोल चाहिए, अगर इससे कम हुए तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी, या सूट फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बन का ब्लैक डिपोजिशन हो जाता है ना, जो पाउडर के तौर पे। जैसे अपन कभी दिया जलाते हैं और दिए पे अगर मतलब मान लो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो काफी ब्लैक स्मोक निकलता है ना, तो वहां पर अपन कार्बन ब्लैक बनने लग जाएगा, सूट फॉर्मेशन हो जाएगा। इनकम्प्लीट कंबशन में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड या और भी कम हो तो कार्बन मिलने लग जाएगा। इसी तरह से आप अगर फ्लेम प्रोड्यूस नहीं हो रही है, ठीक है, तो वैसे ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं। ये तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन पढ़ा था अपन ने, कंबशन। पार्शियल ऑक्सीडेशन कर सकते हैं इसका, पार्शियल है ना, कंट्रोल्ड वे में, ठीक है। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन में वो अलग अलग कैटलिस्ट पे से अलग अलग प्रोडक्ट निर्भर करता है कि कौन से कैटलिस्ट पे कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो मीथेन ले लिया अपन ने, और मीथेन से आप अगर एक ऑक्सीजन इसमें ऐड कर रहे हो तो आपको CH3OH भी बन जाता है, ठीक है। आपको मीथेन से फॉर्मल्डिहाइड भी मिल सकता है, एक कार्बन का एल्डिहाइड, और आपको मीथेन से एसिड भी मिल सकता है अगर आप इसको वापस से ऑक्सीडाइज कर दो, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉपर से अगर आप रिएक्ट करते हो, हाई प्रेशर, तब तो मीथेन से मेथनॉल बन जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हो, ठीक है। ऑक्सीजन के मोल हाफ मोल लोगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम चाहिए तो O2 मेरे को नहीं चाहिए, मैंने हाफ एक ऑक्सीजन एटम जोड़ा है। इन द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर आई विल गेट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, ठीक है, और 250 डिग्री सेल्सियस। दूसरा, अगर आप पूरा एक ऑक्सीजन लेते हो, पूरा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेते हो, और मोलिब्डेनम ऑक्साइड लेते हो MO2O3 के प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग हीट करते हो, तो आपको ये एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, क्लियर। और ये मतलब लार्ज स्केल पे होने वाले रिएक्शन है। अगर आप एल्केन लेते हो, नॉर्मल एल्केन जिसमें टर्सरी हाइड्रोजन है, टर्सरी एल्केन लेते हो, जैसे ये टर्सरी कार्बन है, और यहाँ पे अगर आप KMnO4 से रिएक्ट करते हो तो ये OH हो जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग तरह का ऑक्सीडेशन हो सकता है, ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है सारे आपके, ठीक है। टर्सरी एल्केन पे KMnO4 से OH लग जाता है, ठीक है। मोलिब्डेनम ऑक्साइड लगे तो एल्डिहाइड मिल जाता है, कॉपर के साथ हीट करोगे आधा मोल ऑक्सीजन के साथ तो आपका CH3OH बन जाएगा। तो आई होप ये क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। ये याद करने के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट रिएक्शन है अपना एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। इसमें एरोमेटिक रिंग फॉर्म हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक बेंजीन रिंग। तो इसलिए अपन इसको एरोमेटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के हिसाब से, बहुत ज्यादा टॉप प्रायोरिटी का है, इसको ध्यान रखिएगा आप बिल्कुल। ठीक है, तो इसके अंदर अपन ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, इसको एरोमेटाइजेशन या कैटालिटिक रीफॉर्मिंग भी कहा जाता है। ये है आपका हेक्सेन। ठीक है, नॉर्मल हेक्सेन ही ऐसे भी लिखा रह सकता है, ऐसे मैंने जान करके लिखा है क्योंकि अपन को रिंग बनानी है तो ध्यान आ जाएगा। अगर ऐसे लिख दिया क्वेश्चन में तो आपको ध्यान आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला जरूरी नहीं कि आपको उसी वे में लिख के दे जिससे आप आंसर कर पाओ। जनरली ऐसे भी लिखा रह सकता है, या C6H14 ऐसे भी लिखा रह सकता है। ये है आपका N हेक्सेन। अब यहाँ पे आप लेते हो Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड या वेनेडियम ऑक्साइड V2O3, ठीक है, V2O5, वेनेडियम पेंटॉक्साइड कहलाता है ये, या मोलिब्डेनम का ऑक्साइड MO2O3। ठीक है, क्रोमियम का ऑक्साइड, मोलिब्डेनम का ऑक्साइड या वेनेडियम। ये Cr2O3 या Al2O3 भी लेते हैं यहाँ पर, है ना। Cr2O3 सबसे फेमस है। ठीक है, V2O5 हो सकता है कि आपको कुछ जगह दिया हो कुछ जगह ना दिया हो, या मोलिब्डेनम भी आपको कुछ जगह दिया हो कुछ जगह ना दिया हो, तो उसकी चिंता मत करना। मोस्ट कॉमन जो है Cr2O3 है। ठीक है, अब हीट और प्रेशर लगाते हैं। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, हीट 500 डिग्री और 10 एटमॉस्फेयर रखोगे। तो सबसे पहले तो ये, जैसे मान लीजिए मैंने हेक्सेन को ऐसे लिख दिया, है ना, तो ये किनारे वाले हाइड्रोजन जो है ये हट जाते हैं। अब किनारे वाले हाइड्रोजन हट जाएंगे तो ये किन कार्बन एटम का क्या होगा, इनके बॉन्ड कैसे कंप्लीट होंगे, आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो एक तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये किनारे वाले जो कार्बन है इनको कनेक्ट कर देता हूँ, रिंग फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है, एक तो ये किया मैंने। और क्या किया, अच्छा अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है दो दो कार्बन एटम पे, नेबरिंग कार्बन एटम पे, उनको भी हटा देता हूँ। तो उनको हटाया तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, इनको हटाया तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, इनको हटाया तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ऐसे हो जाएगा। तो इससे आपको बेंजीन रिंग मिल जाती है। ठीक है, क्लियर। इसको ऐसे लिखो या आप ऐसे लिख दो। असल में एक्चुअल बेंजीन तो कैसी होगी, ये तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर से। एक्चुअल बेंजीन में तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रेजोनेंस साइक्लिक डीलोकलाइज होकर घूम रहे होंगे पूरा, तो अपन ऐसे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो कैटालिटिक रिफॉर्मिंग रिएक्शन कहलाता है। इससे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाए जा सकते हैं, एरोमेटिक बेंजीन रिंग जो रेजोनेंस स्टेबलाइज होती है। अगर आप इसमें और हायर एल्केन्स लेते हैं, मान लीजिए आपने हेप्टेन ले लिया, एन हेप्टेन, तो उससे हेप्टेन में एक कार्बन एक्स्ट्रा है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ हेप्टेन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको और इसको सामने लिखा, है ना। एक कार्बन को ऊपर कर दिया क्योंकि वो मेरे को 6 की रिंग बनानी है, 6 की रिंग बहुत स्टेबल होती है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको हीट किया, Cr2O3 V2O5, ठीक है, MO2O3,
10 एटमॉस्फेयर पे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, यहाँ से और यहाँ से पहले तो हाइड्रोजन हटाओ, रिंग बनाओ, फिर बीच के हाइड्रोजन हटा दो। समझ गए? अंशिका समझ में आ रहा है बेटा? कोई डाउट इसमें कैटालिटिक रिफॉर्मिंग में? ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर ऑक्टेन आता है, कोई कई बार ऑक्टेन भी आता है, तो ऑक्टेन में एन ऑक्टेन, ऑक्टेन अगर लेते हो तो 8 कार्बन है। अच्छा, नॉर्मल चेन को अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। अब इसको 6 की रिंग बनानी है, तो या तो आप फर्स्ट कार्बन और 6th कार्बन को आमने सामने लिख दो, ऐसे कर दो। देखो ये फर्स्ट कार्बन है, 2 3 4 5 और 6 कार्बन, 6th कार्बन ये है। बाकी के कार्बन को साइड में कर दो आप, या तो आप ऐसे कर सकते हो, 6 कार्बन की रिंग ऐसे बना सकते हो। 8 कार्बन एटम लिए मैंने, तो फर्स्ट और 6 को मैंने आमने सामने कर दिया है ना, ताकि उनको ज्वाइन करने जा रहा हूँ मैं, रिंग बनाने जा रहा हूँ, ये दिखाने के लिए उनको आमने सामने कर दिया। तो मैंने यहाँ पे हीट किया Cr2O3, ठीक है, V2O5 या MO2O3 लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो ये ज्वाइन हो जाएंगे, ये दोनों जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं दोनों कार्बन, रिंग बन जाएगी, बेंजीन रिंग बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर बेंजीन रिंग पे एक इथाइल बाहर रहेगा, क्योंकि 8 कार्बन थे, 8 कार्बन एटम थे, तो 2 कार्बन एक्स्ट्रा थे, तो दे विल बी आउटसाइड द रिंग। तो यहाँ पे अपना जो आंसर आया, ये आया इथाइल बेंजीन। समझ गए? इथाइल बेंजीन अपना आंसर आया। इसी तरह से एक और इसमें, हालांकि इसमें आंसर एक और हो सकता है, एक आंसर दूसरा जो हो सकता है वो ये हो सकता है, डाइमिथाइल बेंजीन, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। इसका अपन कॉमन नेम कहते हैं ऑर्थोजाइलिन, जाइलिन कहते हैं इसको, ये कॉमन है, नेम है। बाकी आईयूपीएसी नेम तो होगा इसका डाइमिथाइल बेंजीन, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, 2 मिथाइल लगे हुए हैं ना। अब ये कैसे बना होगा? तो ये जो 8 कार्बन की चेन है, एक बार तो अपन ने इसको ऐसे लिखी है ना, 6 कार्बन की रिंग बनानी है, तो फर्स्ट और 6 को कनेक्ट कर दिया था मैंने, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। या ऐसा हो सकता है कि मैं 2 और 7 को कनेक्ट कर दूं। देखिए क्या होता है 2 और 7 को कनेक्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और 7 को कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी रिंग फॉर्म हो जाएगी, वही 6 कार्बन की रिंग फॉर्म होगी। तो 2 और 7 को कनेक्ट करोगे, वहां से हाइड्रोजन हटाओगे, ठीक है, तो 6 कार्बन की रिंग फॉर्म होगी। लेकिन इस केस में आपके 2 मिथाइल अलग रह जाएंगे, बाहर रह जाएंगे, तो जाइलिन कहलाएगा, ठीक है। ऑर्थोजाइलिन, अगर साइड में ग्रुप लगा होता है एक ग्रुप के, तो वो ऑर्थो कहलाता है। समझ में आ गया? तो आई होप ये क्लियर है बिल्कुल, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे 2 प्रोसेस हो रहे हैं, एक तो साइक्लाइजेशन हो रहा है, रिंग बन रही है, साइक्लाइजेशन हो रहा है, ठीक है, रिंग बन रही है, और दूसरा हो रहा है डीहाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन हट रहा है, ठीक है, और ओवरऑल अगर अपन देखें कि रिंग बन के हाइड्रोजन हट रहे हैं, डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एरोमेटिक रिंग आपकी बन रही है, एरोमेटिक रिंग फॉर्म हो रही है। तो इस तरह से इस रिएक्शन को अपन करते हैं। समझ आ गया? क्लियर? हाँ, तो ये ध्यान रखना, क्या होता है कि कई बार बेंजीन के रिएक्शंस होते हैं, बेंजीन के रिएक्शन में बेंजीन देने की बजाय क्या करते हैं, ये दे देते हैं, हेक्सेन दे देते हैं, और फिर ये लिख देते हैं। तो अपन को
कभी ध्यान नहीं रहता, अपने दिमाग से स्किप हो जाता है कि अरे ये तो बेंजीन ही बन जाएगी, है ना, ये स्किप हो जाता है, यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो बस इतना सा ध्यान रखना, याद रहना चाहिए, ज्यादा कुछ इसमें नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट रिएक्शन जो होता है आइसोमराइजेशन रिएक्शन। आइसोमराइजेशन ऑफ एल्केन्स, ये एक्चुअली पेट्रोलियम इंडस्ट्री में करते हैं। ब्रांच एल्केन जो होती है नॉर्म, आप ऐसा करते हो एक तरफ से इनलेट जो होता है उसमें नॉर्मल एल्केन्स होती है जो अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ब्रांच एल्केन, ठीक है, लेकिन वो उसमें वही कार्बन रीअरेंज होकर नए बन जाते हैं, ठीक है, नई चेन बन जाती है जो छोटी होती है, लेकिन जो बचे हुए अल्काइल ग्रुप होते हैं ब्रांच के तौर पे आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट करते हो, ठीक है, उससे करोगे, जैसे आप मान लीजिए ब्यूटेन लेते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, इसको आप AlCl3 HCl से हीट करते हैं, ठीक है, इसका स्पेसिफिक टेम्परेचर रहते हैं अलग अलग, तो ये ब्रांच एल्केन बन जाएगी, ये आपकी बन जाएगी नॉर्मल ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन बन जाएगी। ये तो नॉर्मल ब्यूटेन है और ये है आइसोब्यूटेन, ठीक है, ब्रांचिंग हो गई यहाँ पे, एक मिथाइल वही टूट के मेन चेन से टूट के साइड में कनेक्ट हो जाता है, ऐसा होता है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि मान लीजिए एन हेक्सेन देख लो, एन हेक्सेन लिया आपने, AlCl3 HCl हीट, ठीक है, जैसे ही आप AlCl3 HCl हीट लोगे तो यहाँ पे भी आपका ब्रांचिंग आ जाएगी, है ना। ब्रांचिंग कैसे आएगी, ब्रांचिंग में आप ऐसा कीजिए 6 कार्बन है तो 5 की चेन ले लीजिए, है ना। अब एक मिथाइल को आपको हटाना पड़ेगा, 5 की चेन लिए तो उसको कहाँ लगाओगे, यहाँ लगा दो या बीच में लगा दो, तो यहाँ पे ज्यादा ब्रांच ऑप्शन आपके पास मिल सकते हैं, समझ आया, 2 मिथाइल पेंटेन या 3 मिथाइल पेंटेन बन जाएगा। तो ऐसा एक प्रोडक्ट नहीं मिलता, सिंगल प्रोडक्ट ही मिलता, मिक्सचर ऑफ एल्केन्स आपको मिलता है, ठीक है। लेकिन ये अपन कह सकते हैं हाँ एक प्रोडक्ट यहाँ ब्यूटेन में मिल सकता है, क्योंकि यहाँ और ब्रांच हो ही नहीं सकता, लेकिन जो हायर एल्केन्स है उसमें मोर देन, आप हेप्टेन लोगे तो उसमें और भी ज्यादा ऑप्शंस आएंगे, ठीक है, और हो सकता है कि और छोटी हो जाए, 2-2 ब्रांचेस आ जाए, जैसे ब्यूटेन हो तो 2 मिथाइल निकले हुए होंगे हेक्सेन पे। तो ये थोड़ा सा अपन को बस जनरल ध्यान रखना है कि ऐसे ब्रांचिंग बढ़ जाती है AlCl3 की प्रेजेंस में, वही जो कार्बन चेन है जो स्ट्रेट चेन है वो टूट के उसके कुछ कार्बन बीच में लग जाते हैं, जैसे ब्रांच एल्केन मिलती है, ठीक है। दूसरा जो रिएक्शन होता है ये आपका वाटर गैस रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर स्टीम के साथ रिएक्शन कर सकते हो एल्केन्स का, ठीक है, स्टीम के साथ रिएक्शन करोगे तो यहाँ पर अगर आप स्टीम इज सुपर हीटेड स्टीम लेते हो आप, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि कैटलिस्ट भी लेना पड़ेगा अपन को, तो जो तुम्हारा ऑक्सीजन है स्टीम का, ठीक है, वो कार्बन से ज्वाइन हो जाएगा, तो कार्बन तो मिला CO, ठीक है, और बाकी के ये जो हाइड्रोजन है ये अलग हो जाएंगे, CO+3H, समझ गए, निकल की प्रेजेंस में हीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन ये बस याद करने के रिएक्शंस है, कैटलिस्ट ध्यान रख लेना ऐसा होता है, इतना ध्यान रख लेना। तो जो आपका वाटर है, वाटर को हाइड्रोकार्बन के साथ मिलाया तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिल जाता है,
ठीक है। फिर दूसरा आता है क्रैकिंग। क्रैकिंग ये भी सारे, क्योंकि आपके मोस्टली जो आपके एल्केन्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री। जो अपना क्रूड ऑयल आता है अर्थ से, वो एक्चुअली इट इज अ मिक्सचर ऑफ एल्केन्स ओनली, है ना। तो ये एल्केन्स वाले जो रिएक्शन है, जैसे आपका आइसोमराइजेशन रिएक्शन है, रिफॉर्मिंग है, कैटालिटिक रिफॉर्मिंग है, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है, स्टीम से रिएक्शन है, ठीक है, ऑक्सीडेशन है, ये सभी पेट्रोलियम इंडस्ट्री में दे आर वेरी यूजफुल, है ना, टू सेपरेट डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स या टू एनरिच द क्वालिटी ऑफ द फ्यूल। तो क्रैकिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, क्रैकिंग को अपन पायरोलिसिस भी कहते हैं। पायरोलिसिस जो होगा मतलब हीट की प्रेजेंस में तोड़ना, है ना। पायरोलिसिस इज ब्रेकिंग, पायरो मीन्स हीट एंड लिसिस मीन्स तोड़ना इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अगर आपने एल्केन लिया है C6H14 और इसमें दूसरा कंपोनेंट होता है हाइड्रोक्रैकिंग, ठीक है। तो इसको अगर आप हीट करोगे बहुत स्ट्रांगली कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो यहाँ पे इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। मान लीजिए 7 कार्बन एटम है, ठीक है, और 7 कार्बन एटम को मैंने क्या करा, ऐसे तोड़ दिया इसको 5 and 2, ठीक है। अब 5 and 2 में तोड़ा तो यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे, तो एक को ऐसा करो सारी हाइड्रोजन दे दो, ठीक है। यहाँ जा तोड़ा, इसकी हाइड्रोजन तोड़ के यहाँ लगा दो, तो C5H12 बन गया है। समझ गए? क्लियर? समझ में आ रहा है? जैसे 7 कार्बन एटम है या 6 कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम, सॉरी 7 के लिए बता रहा हूं मैं, या 6 के लिए लिख लो आप, एक ही बात है। तो यहाँ पे तो C4H10 हो जाएगा। एक यहाँ से तोड़ा बॉन्ड, एक यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के इधर लगा दी, तो ये तो हो गया आपका ब्यूटेन, पूरा कंप्लीट हो गया, है ना। अच्छा, इसका क्या हुआ, इस वाले मॉलिक्यूल में तो इधर से भी बॉन्ड टूट गया, एक ऐसा, इधर कुछ भी नहीं है, और एक हाइड्रोजन अपन ने निकाली, इधर भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक हाइड्रोजन उसको दे दी थी। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है बेटा, कि इन दोनों बॉन्ड को बजाय किसी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो है नहीं, आपस में ही रिकनेक्ट कर दो, आप डबल बॉन्ड बना दो। तो जैसे मैंने फ्रेगमेंट्स तोड़े, कैसे फ्रेगमेंट्स तोड़े, एक तो एल्केन और एक मिलेगा एल्कीन C2H4, समझ आया? या फिर ऐसे भी कर सकते थे कि इसको एल्कीन बना देता मैं, C4H8 बना देता और उसको C2H6 बना देता, ये भी कर सकता था। या हो सकता है कि मल्टीपल ऑप्शंस ब्रेक हो जाए, तो एक एल्कीन मिलेगा और एक एल्केन मिलेगा, ये ध्यान रखना है अपन को, ठीक है। वो डिपेंड करता है कितने इसके फ्रेगमेंट हुए, जैसे C3, 3 के भी ब्रेक कर सकते हैं अपन, C3H6 ये तो एल्कीन हो गया, CnH2Na और C3H8 ऐसे कर सकते हैं अपन। लेकिन अगर आपका हाइड्रोक्रैकिंग है ना, इससे एक्चुअली जो बड़े हाइड्रोकार्बन होते हैं, है ना, उनको तोड़ा जाता है। बेसिकली यूज तो इसका ये है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इसका यूज है कि आपके बड़े हाइड्रोकार्बन जो किसी काम में के नहीं होते, फ्यूल के तौर पे काम में नहीं लिए जा सकते, उनको ब्रेक किया जाएगा और छोटे हाइड्रोकार्बन में बदला जाएगा। छोटे हाइड्रोकार्बन आर कंसिडर्ड टू बी गुड क्वालिटी फ्यूल्स, है ना। जितना बड़ा हाइड्रोकार्बन होगा उतना पुअर क्वालिटी फ्यूल होगा, ठीक है। तो वहां किया जा सकता है इसको। अगर आप यहाँ पे C6H14 और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में अगर इसको तोड़ रहे हैं, है ना,
कैटलिस्ट लेकर, तो ये हाइड्रो क्रैकिंग कहलाता है। हाइड्रो क्रैकिंग, तब यहाँ पे नॉर्मली क्रैकिंग में क्या था, एल्केन और एल्कीन बन रहे थे, है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन आपने ले लिया तो जो एल्कीन वाला हिस्सा है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ पे C4H10 ये भी एल्केन मिला और C2H6 ये भी एल्केन मिला, 2 एल्केन ही मिलेंगे। इसको अपन कहते हैं हाइड्रो क्रैकिंग। और वो ऊपर वाली बिना हाइड्रोजन की जो क्रैकिंग होती है, ठीक है, उसको अपन नॉर्मल क्रैकिंग कहते हैं, या इसको कैटालिटिक क्रैकिंग भी बोला जाता है, क्योंकि कैटलिस्ट तो हर जगह काम में लोगे ही आप, ठीक है। और कैटलिस्ट जो होते हैं इसके प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल, ये कैटलिस्ट होते हैं जो यहाँ पे यूज में आते हैं। 3 फ्रेगमेंट्स में भी टूट सकता था ये C6H14, तो 3 फ्रेगमेंट में अगर टूटता है, जैसे मान लीजिए CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, 4, 5 और 6 कार्बन है, मान लीजिए अपन इसको ऐसे तोड़ते हैं, ठीक है। तो अगर अपन ने ऐसे तोड़ा है तो ये तो तुम्हारे 2 बॉन्ड दोनों तरफ से टूट गए, ये बन गया C2H4, ठीक है। अच्छा, वो बन गया मीथेन CH4, एक हाइड्रोजन यहाँ से और निकाल के उसको दे दो ताकि उसके 4 हाइड्रोजन पूरे हो जाएं, और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, CH3 CH, एक हाइड्रोजन निकाला और CH2, ऐसे कर सकते हो आप। समझ आ गया। तो जितने अब कैटालिटिक क्रैकिंग में, इसमें हाइड्रो क्रैकिंग में यहाँ पे हाइड्रोजन होगा तो एल्कीन नहीं बनानी, बस एल्केन में, ठीक है। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है गुड क्वालिटी फ्यूल के लिए। बड़े जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो अपने किसी काम के नहीं होते हैं। उसका रीजन ये है कि वो बड़े हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जैसे अपना जो लास्ट में जो क्रूड ऑयल में जो हाइड्रोकार्बन बचता है ना, वो अपना वो उसमें सड़क बनाने में इस्तेमाल होता है, ब्यूटामिन, ब्लैक कलर का, है ना। वो फ्यूल नहीं होता है एक्चुअली, काफी थिक होता है, सॉलिड बन जाता है, तो वो फ्यूल के तौर पे काम में नहीं ले सकते। तो ऐसे बड़े हाइड्रोकार्बन को अपन तोड़ लेते हैं और छोटे हाइड्रोकार्बन जैसे कि उसमें पेट्रोल बना लेते हैं, है ना, डीजल में कन्वर्ट हो जाता है या केरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको अपन क्रैकिंग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं आइसोमराइजेशन, स्टीरियो आइसोमरिज्म इन एल्केन्स एंड एल्कीन्स, ठीक है। हाँ, इसमें एक और चीज आपको देखनी है, वो खैर काम में नहीं आती लेकिन लिख देता हूँ, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन इज नॉट यूज्ड, is it is not carried out for alkanes, है ना। एक्सोथर्मिक होगा, बहुत हीट निकलती है, हाईली एक्सोथर्मिक है, ठीक है, और अनकंट्रोलेबल हो जाता है। जो आपकी हीट निकलती है वो ब्रेक कर देती है कार्बन कार्बन बॉन्ड को, तो जैसे, और नाइट्रेशन अपन जो करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से किया जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हो आप। अब इसमें ऐसा है कि जैसे इथेन लिया आपने तो इथेन पे नाइट्रो इथेन मिल गया है, ठीक है, और इसके टुकड़े भी हो जाते हैं क्योंकि इतनी हीट निकलती है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूट जाता है। तो कार्बन बॉन्ड टूट गया तो 3 कार्बन, एक मतलब एक कार्बन वाला CH3 वाला ग्रुप मिला और उस पे भी NO2 लगा दो। तो मिक्सचर ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स बनता है आपका, ठीक है।
मिक्सचर ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स मिलेगा तो इसलिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि इस मिक्सचर को अगर आप अलग अलग करोगे तो यहाँ पर यील्ड कम हो जाएगी आपकी, समझ गए? तो यहाँ पे यील्ड कम हो जाएगी क्योंकि मिक्सचर मिल रहा है। अगर आप मान लीजिए 3 प्रोपेन लेते, प्रोपेन का अगर अपन नाइट्रेशन करते हैं, जैसे मान लो प्रोपेन लेते हैं, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर पे करते हैं इसको, तो और हाई टेम्परेचर पे नाइट्रेशन क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे तो करते ही है, लेकिन इसमें क्या और हीट निकलती है, तो रिएक्शन और ज्यादा होता है और उससे और हीट निकलती है, तो वो क्या होता है कि अल्टीमेटली इतनी ज्यादा हीट हो जाती है कि सारे कार्बन का, आपकी जो एल्केन है उसके भी फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, और दैट्स व्हाई यू गेट अ मिक्सचर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जैसे 3 कार्बन है आपके, तो आप इसके फ्रेगमेंट कैसे कर सकते हो, एक तो 3 कार्बन वाली नाइट्रो एल्केन बना दो, CH2 CH2 NO2, है ना, नाइट्रोप्रोपेन हो गया, 1 नाइट्रोप्रोपेन, या फिर 3 कार्बन वाली ये भी हो सकती थी, नाइट्रो ग्रुप बीच में लग गया, ठीक है, लेकिन क्योंकि इतनी हीट निकल रही है तो 3 कार्बन के बदले आपके टुकड़े हो गए, 2 कार्बन भी हो सकते थे, है ना, बीच में से अगर फ्रेगमेंट ऐसे ब्रेक हो जाते हैं, CH2NO2, और एक कार्बन की एल्केन भी हो सकती है, क्योंकि 3 के फ्रेगमेंट हुए, 2 + 1 नाइट्रोमीथेन भी मिल सकता है, तो ये सभी प्रोडक्ट मिलेंगे, मिक्सचर प्रोडक्ट्स आता है, तो यहाँ किसी काम का नहीं होता है। समझ गए नाइट्रेशन, लेकिन अगर कोई पूछे तो ध्यान रखना है कि नाइट्रेशन होता है, ठीक है, क्रैकिंग या पायरोलिसिस का ध्यान रखना है, हीट करते हो वो बॉन्ड तोड़ते जाओ, अच्छा एक को पूरी हाइड्रोजन दे दो, बाकी से हाइड्रोजन हटा के एल्कीन बना दो, ये ध्यान रखना। आइसोमराइजेशन हो सकता है, साइक्लाइजेशन, एरोमेटाइजेशन, रिफॉर्मिंग हो सकता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो सकते हैं, कंबशन तो कंप्लीट कंबशन है, और कंट्रोल कंबशन भी हो सकता है, कंट्रोल ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, ये कंट्रोल ऑक्सीडेशन के एग्जांपल्स हैं। इसमें बेसिकली आपको याद ही रखना है, ज्यादा इफ्स एंड बट्स नहीं होते इसमें, सिर्फ याद रखने वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। फिर अपन आगे चलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म या आइसोमेरिज्म। अपन ने ये देखा था, आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो उनको अपन आइसोमर्स कहेंगे। और आइसोमर्स में अपन ने ये भी देखा था पिछले सेक्शन में, जब अपन ने ऑर्गेनिक स्टार्ट की थी फर्स्ट चैप्टर में, एक तो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में अपन ने देखा था चेन आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, मेटामर्स, टॉटोमर्स। इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में एक सिंपल सी बात होती है, कनेक्शंस अलग अलग हो जाते हैं आपके, तो आसानी से दिख जाता है, जैसे ABC है या फिर ACB हो गया, आसानी से दिख जाता है, कनेक्टिविटी बॉन्ड सीक्वेंस चेंज हो जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में, तो वी कैन जज इट वेरी क्विकली। और चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, रिंग चेन, मेटामर्स, टॉटोमर्स जो अपन देख चुके हैं पहले, वहाँ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो स्ट्रक्चरल आइसोमर है। अच्छा, इसके उलट स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? अलविया, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, बताओ थोड़ा सा। स्टीरियो आइसोमर्स को अपन स्पेस या 3D आइसोमर्स भी कहते हैं, ठीक है, स्पेस आइसोमर्स या 3D आइसोमर्स भी बोला जाता है। और ये इसमें क्या होता क्या है स्पेस और 3D आइसोमर्स में, बेसिकली यहाँ पे जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है कि
कनेक्शंस और बॉन्ड्स, सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड तो एक जैसा रहता है, वो नहीं बदलता, केवल 3D अरेंजमेंट, 3D ओरिएंटेशन में बदलाव आता है। तो सेम कनेक्टिविटी या सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड्स, but having different 3D arrangement of groups in a space। तो बॉन्ड तो एक जैसे ही रहने वाले हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। बॉन्ड में बदलाव नहीं होगा, जो बॉन्ड एक कंपाउंड में वही बॉन्ड दूसरे कंपाउंड में, जब आप बॉन्ड बाय बॉन्ड सीक्वेंस कंपेयर करते हो। फर्क सिर्फ इस बात का आता है कि आपका जो 3D अरेंजमेंट है वो बदल जाता है बस, और इस कारण से इनको स्पेस या 3D आइसोमर्स भी अपन कहते हैं, ठीक है। तो अपन इसमें भी फर्दर कैटेगरीज है, इसमें फर्दर कैटेगरीज है, एक तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स है, और दूसरा है इसका कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स के दो हिस्से हैं। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स जो होते हैं वो ऐसे आइसोमर्स होते हैं जो लगातार बदलते रहते हैं। रैपिडली इंटरकन्वर्टेबल, थ्री डी आइसोमर्स। और ये रैपिडली इंटरकन्वर्टेबल कैसे 3D अरेंजमेंट आपस में बदल रहे हैं? ये बदल रहे हैं बॉन्ड के घूमने से, है ना, बाय रोटेशन ऑफ अ सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से ये आइसोमर्स एक दूसरे में बदल रहे हैं, बॉन्ड के घूमने से ग्रुप्स का 3D अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। एल्केन्स के अंदर सारे बॉन्ड सिंगल ही होते हैं बच्चों, ये तो पता है अपन को, मालूम है। और सारे सिंगल बॉन्ड होने के कारण सिंगल बॉन्ड बिना तोड़े घुमाया जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। बिना तोड़े अगर घुमाते हो आप सिंगल बॉन्ड को तो वो इजीली घूम जाएगा, ठीक है। बिना टूटे घूमेगा और आप अलग अलग अरेंजमेंट शो कर सकते हो बिना तोड़े, ठीक है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट 3D अरेंजमेंट मिल जाएंगे जस्ट बाय रोटेशन ऑफ अ बॉन्ड, ठीक है। और इसको अपन कहेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, जो बॉन्ड के घूमने से बनते हैं, ठीक है। जैसे देखिए सिंगल बॉन्ड है, ये मॉलिक्यूल है कोई सा भी, ये सिंगल बॉन्ड है, बीच में दिख रहा है आपको, आई होप यू कैन सी। और ये जो सिंगल बॉन्ड है आपका, मान लीजिए मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है। घुमाया तो कभी ऑरेंज बॉल येलो के सामने आ गया, कभी रेड येलो ऑरेंज के सामने आ गया, ठीक है, ऐसे चेंज, या येलो और ब्लू सामने आ गए, इस तरह से। तो ये लगातार घूमते रहते हैं, है ना, और लगातार घूमने के कारण ये 3D अरेंजमेंट चेंज होते रहते हैं, और इनको अपन कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं। अच्छा, इनको अलग नहीं कर सकते आप कभी भी, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे तो अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी एक को पकड़ोगे वो दूसरे में बदल जाएगा, बॉन्ड घूमना ही, घुमाना ही तो है बॉन्ड बस। और आपको सुन के विश्वास नहीं होगा मेरी बात पे, लेकिन इट इज ट्रू कि ये करीब मिलियन टाइम्स पर सेकेंड, मिलियन टाइम्स पर सेकेंड, 10 लाख बार एक सेकेंड में घूमते रहते हैं,
है ना। कई मॉलिक्यूल्स में, छोटे मॉलिक्यूल्स में जिसमें रिपल्शन कम होता है, 1 मिलियन टाइम्स पर सेकेंड भी रोटेशन होता है ना। तो आप ऐसे 3D अरेंजमेंट्स को अलग कैसे करोगे? एक को पकड़ा, दूसरे में घूम के दूसरे में बदल गया 3D अरेंजमेंट। यू कैन नॉट सेपरेट देम, so they cannot be separated. They cannot separate it from one another because they are rapidly interconvertible. और how they are interconvertible? by rotation about a single bond. ये बात याद रखना बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। कन्फिगरेशनल आइसोमर्स अपने आप कन्वर्ट नहीं होते क्योंकि उनके बॉन्ड घूम भी नहीं सकते, ठीक है। तो पहले अपन कन्फर्मेशनल देख लेते हैं, फिर कन्फिगरेशनल देख लेंगे। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आर रैपिडली इंटरकन्वर्टेबल, समझ में आ गया? कीवर्ड्स ध्यान रखना बच्चों, अंशिका, अलविया, ठीक है। रैपिडली इंटरकन्वर्टेबल 3D आइसोमर्स बाय रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड, एंड ड्यू टू देयर रैपिड रोटेशन दे कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। जैसे अपन एक एग्जांपल देते हैं, कॉन्फर्मेशनल इथेन के कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स देखते हैं, ठीक है। तो इथेन ऐसा है आपका, देखिए ये इथेन, एक तो CH3 और CH3, ये इथेन मॉलिक्यूल है, ठीक है। दिख रहा है सभी को? अब यहाँ पर अपन कॉन्फर्मेशन कैसे करेंगे? मान लीजिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसको मैंने रोटेट कर दिया, तो अभी आप देखिए ये जो हाइड्रोजन है ये सब एक दूसरे के सामने है ना, दिख रहा है आपको? अगर मैं घुमा देता हूँ, और घुमाने से एक कार्बन तो ऐसे ही रहा, एक कार्बन पीछे वाला कार्बन घूम गया, मान लीजिए ये आगे वाला है वो पीछे वाला है, तो आगे वाले कार्बन को तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, मान लीजिए, है ना। ये देखिए इसके हाइड्रोजन तो वैसे के वैसे ही लिखे, पीछे वाले के कार्बन के हाइड्रोजन जो है वो घुमा देता हूँ, ऐसे घुमा दिए मैंने, तो वो ऐसे आ, ठीक है। तो ये कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हैं, इसको अपन कहते हैं एक्लिप्स्ड। जैसे अपने एक्लिप्स होता है तो क्या होता है, सन मून और अर्थ तीनों एक के सामने एक आ जाते हैं, एक लाइन में आ जाते हैं ना। इसी तरह से यहाँ पे आगे वाले हाइड्रोजन और पीछे वाले हाइड्रोजन एक के पीछे एक है, सामने है एक दूसरे के, तो ये एक्लिप्स है, समझ आ गया? क्लियर? तो एक्लिप्स्ड है, दूसरा वाला स्टैगर्ड है। एक्लिप्स और स्टैगर्ड दो इथेन के कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हैं, समझ गए? अब इसको लिखना कैसे है? ये जो लिखने का तरीका है जो मैंने अभी जिसमें लिखे हैं, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड को एक ऐसे तिरछी लाइन, स्लांट लाइन में ड्रॉ किया जाता है। ये तरीका आपका कहलाता है सोहर्स प्रोजेक्शन। ये सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहलाता है आपका, ठीक है। इसका नाम है, इस तरह से लिखने का, मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन बॉन्ड को अपन ने देखो ऐसे स्लांट लिखा है ना, और इस कार्बन से जुड़े 3 हाइड्रोजन ऐसे डिपिक्ट किए हैं, 3 बॉन्ड बना के, पीछे वाले के हाइड्रोजन अपन ने डिपिक्ट किए। ये सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहलाता है, इस तरह से लिखना, क्योंकि 3D में लिखना भी आना चाहिए। 3D में लिखने का एक तरीका
सभी लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, है ना। नहीं तो क्या है, 3D में तो ड्राइंग जैसा हो गया। वरना अगर कोई आप अपनी तरह से लिखो, अलविया अंशिका अपनी तरह से लिखे, अलविया को अपनी तरह से लिखना पड़े, मेरे को अपनी तरह से लिखना पड़े, अपन तीनों के अलग अलग स्टाइल होंगे लिखने के, है ना। अपन अलग तरह से मॉलिक्यूल तो सब सही बना देंगे, लेकिन अलग अलग तरह से लिखेंगे। अब लेकिन ऐसा कंपैरिजन के लिए ये जरूरी है कि तीनों एक ही तरीका फॉलो करें। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड टू शो द मॉलिक्यूल इन 3D एंड दिस इज सॉहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इस तरह से लिखा जाता है ना। एक और तरीका होता है, वो कहलाता है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमैन में आप क्या करते हो, आप मॉलिक्यूल को, जैसे ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, पेंसिल जो है मिली, ठीक है। सॉहॉर्स में तो आपने इसको साइड से देखा तो आपको पूरा कार्बन कार्बन बॉन्ड दिख रहा है। देखो यहाँ पे शो किया है मैंने, स्ट्रक्चर में दिख रहा है आपको। हाँ, एक तरीका ये हो सकता था अपना कि अपन ऐसे देखते हैं। अगर आप ऐसे देख रहे हो, है ना, यू व्यू अलोंग द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। मान लो एक कार्बन कार्बन बॉन्ड ले, आप साइड से नहीं देख रहे, आप फ्रंट से देख रहे हो, तो आपको पीछे की लेंथ नहीं दिख रही। तो आपकी नजर आगे वाले कार्बन पे, पीछे वाला कार्बन आपको दिखेगा नहीं, है ना, क्योंकि आप बिल्कुल कार्बन कार्बन बॉन्ड की सीध में देख रहे हो, है ना। जैसे ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो आप यहां से अगर इसको देखते हो, ये आपकी आईज है, ठीक है, आप ऐसे देख रहे हो, तो आपको आगे वाला कार्बन है, पीछे वाला कार्बन दिखना नहीं चाहिए, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी नहीं दिखना चाहिए वैसे तो, क्योंकि वो उसके पीछे आ गया, और ये पीछे वाला कार्बन भी नजर नहीं आना चाहिए। तो ऐसे जो व्यू नजर आएगा आपको, वो आप ड्रॉ करोगे न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले बनाते वक्त, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, आगे वाले कार्बन को तो ऐसे डॉट बना के लिखते हो, ठीक है। और इसके जो बॉन्ड है, जैसे मैं इसी को लिख रहा हूँ, ये आगे वाला कार्बन है, ये वाला ऊपर वाला में 100 हॉर्स में देख सकते हैं अपन, ठीक है। इसके जो बॉन्ड है 3, उसको मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, और ये तीनों बॉन्ड आगे वाले कार्बन से, और ये सेंटर से स्टार्ट हुए, देखिए सेंटर से स्टार्ट हुए हैं, तो क्योंकि ये यहाँ से कनेक्टेड है, इससे बाहर निकल रहे हैं, है ना। अच्छा, पीछे वाला कार्बन वैसे कायदे से अगर अपन इस तरह का व्यू अडॉप्ट कर रहे हैं तो वो अपन को नहीं दिखना चाहिए, है ना। लेकिन अपन को जब स्ट्रक्चर लिख रहे हैं तो दिखाना तो पड़ेगा। अगर अपन दिखाई नहीं पा रहे तो फिर स्ट्रक्चर लिखने का मतलब क्या हुआ। तो पीछे वाला कार्बन क्योंकि पीछे हिडन रहता है, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर लिखते वक्त अपन उसको हाईलाइट करने के लिए सर्किल के फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, है ना। और जो पीछे वाले कार्बन के जो 3 हाइड्रोजन है, दिख रहा है आपको, उनको सर्कल से स्टार्ट करेंगे, सर्कमफ्रेंस से स्टार्ट होंगे, और उससे ये पता लग रहा है अपन को कि देखो ये जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन तो सेंटर से कनेक्टेड है, वो तो आगे वाले के हैं, और एक हाइड्रोजन सर्किल की सर्कमफ्रेंस से कनेक्टेड है, वो पीछे वाले कार्बन के हैं। समझ आ गया। तो इस तरह से मॉलिक्यूल बनता है अपना। ये भी एक्लिप्स्ड है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन में लिखा है, समझ रहे हो बच्चों। और वो मैंने ऊपर वाला 100 हॉर्स में लिखा है, ठीक है। इसी तरह से इस स्टैगर्ड को भी मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन में लिख देता हूँ। आगे वाला जो कार्बन है, ये है आगे वाला कार्बन को मैंने ऐसे डिपिक्ट किया। उसको खैर डिपिक्ट करते ही नहीं है, बस वो आगे जो इंटरसेक्शन है 3 लाइंस का, वो आगे वाला कार्बन है, उसको कोई सिंबल लिख के डिपिक्ट नहीं करते। पर पीछे वाला कार्बन जो है, उसको सर्किल बना के डिपिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ तो अपन को शो करना पड़ेगा। अब इसके जो हाइड्रोजन है, देखो वाई की तरह है, वाई होता है ना, वैसे वैसे बने हुए हैं ना, तो मैं उसके हाइड्रोजन ऐसे लिख रहा हूँ। समझ आ गया आपको। और ये है स्टैगर्ड। स्टैगर्ड का मतलब ये होता है, एक्लिप्स का तो मतलब मैंने समझा ही दिया आपको,
एक्लिप्स में तो आगे वाले एटम और पीछे वाले एटम बिल्कुल ऐसे आमने सामने होंगे, एक के पीछे एक छिपे हुए होंगे। ठीक है, स्टैगर्ड का मतलब होता है आगे वाले और पीछे वाले बीच में रहते हैं, है ना। अगर आप देखेंगे आगे वाले हाइड्रोजन है, वो पीछे वाले हाइड्रोजन है, उनके बीच में आगे वाले हाइड्रोजन है, तो ये एक्लिप्स और स्टैगर्ड। या फिर ऐसे आगे वाले और पीछे वाले हाइड्रोजन है, इस तरह से बोलना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है। मैं आपको एक टर्म बताता हूँ, वो आप ध्यान रखिए, और वो सबसे कन्वीनियंट टर्म है, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा। वो टर्म है डायहेड्रल एंगल। एक तो होता है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल तो एक्चुअली एक ही एटम से जुड़े दो बॉन्ड के बीच का एंगल होता है। ठीक है, अभी अपन एक ही एटम के एंगल की बात नहीं कर रहे, अपन बात कर रहे हैं आगे वाला हाइड्रोजन जो आगे वाले कार्बन पे कनेक्टेड है, और पीछे वाला हाइड्रोजन जो पीछे वाले कार्बन पे कनेक्टेड है, उनके बीच का एंगल, अलग अलग एटम से जुड़े जो बॉन्ड्स है उनके प्लेन के बीच का एंगल। तो डायहेड्रल एंगल इस तरह से मैं डिपिक्ट कर सकता हूँ, जैसे ये आगे वाला हाइड्रोजन है, ठीक है, मान लीजिए, और ये पीछे वाला हाइड्रोजन है ना, ऐसा मानते हैं अपन, मान, तो ये जो इसका प्लेन है, ठीक है, ये आगे वाले हाइड्रोजन का जो प्लेन है ये है, ठीक है, और जो पीछे वाला हाइड्रोजन है उसका प्लेन ये वाला है। मैं ऐसे ऐसे पूरा प्लेन बना देता हूँ इस बॉन्ड जिसमें मौजूद है। तो ये आगे वाला हाइड्रोजन है, ये पीछे वाला हाइड्रोजन है, इनके प्लेन के बीच का एंगल थीटा डायहेड्रल एंगल। ठीक है, तो एक्लिप्स में तो बिल्कुल आमने सामने है, हाइड्रोजन बिल्कुल ओवरलैप ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो डायहेड्रल एंगल है 0 डिग्री, और यहाँ पर ये बाइसेक्टर पर है, ये टोटल पीछे ये एंगल्स 120 है, तो प्रोजेक्शन है ये, है ना, तो ये 60 डिग्री है। अब क्योंकि ये मॉलिक्यूल घूमते रहते हैं तो लगातार ये एंगल डायहेड्रल एंगल चेंज होता रहता है, और मॉलिक्यूल्स की एनर्जी भी चेंज होती रहती है। चेंज इसलिए होती है रिपल्शन के कारण, रिपल्शन घूमने के कारण आगे वाले और पीछे वाले एटम और बॉन्ड के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है ना, जिससे रिपल्शन भी घटता और बढ़ता रहता है ना। अब रिपल्शन घटता बढ़ता रहता है तो उससे एनर्जीज कम ज्यादा होती रहती है। तो एक अपन पूरा प्रोफाइल देख लें कि मान लीजिए कि अगर अपन इथेन लेते हैं, है ना, और इथेन की एनर्जी किस तरह से बदलाव आएगा, उसके कॉन्फॉर्मेशंस, अलग अलग कॉन्फॉर्मेशन जो बनेंगे। मान लीजिए अपन 0 डिग्री डायहेड्रल एंगल से शुरू करते हैं। 0 डिग्री का मतलब आगे वाले हाइड्रोजन और पीछे वाले हाइड्रोजन बिल्कुल एक के पीछे एक है ना, और 60 डिग्री पे जाते हैं अपन, ठीक है, 120 पे जाते हैं अपन, 18, 180, ठीक है, 180 के बाद अपन 240, 240 के बाद 300, 300 के बाद 360। मतलब मैंने क्या करा, एक कार्बन को फिक्स करा, आगे वाले को फिक्स करके पीछे वाले को पूरा, या पीछे वाले को फिक्स करके आगे वाले का, किसी को भी एक को फिक्स करके दूसरे को पूरा रोटेशन कर दो। जब आप रोटेट करोगे तो उससे हाइड्रोजन कभी सामने आएंगे कभी बीच में आएंगे। जब 0 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा, है ना, तो एनर्जी जो है सबसे ज्यादा रहेगी, है ना, समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि ऐसे ये एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन होता है। आप इस तरह से पूरा इसका एनर्जी प्रोफाइल ड्रॉ कर सकते हैं।
जब 60 डिग्री एंगल होगा तो क्या होगा, जब हाइड्रोजन ऐसे चले 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 बिल्कुल बीच में आ गए, देखो 60 डिग्री बॉन्ड एंगल ऐसा हो, बॉन्ड एंगल क्या, डायरेक्ट एंगल ये वाला, तो हाइड्रोजन सबसे दूर दूर होंगे। अगर मैं हाइड्रोजन पीछे वाले फिर से घुमाता हूँ तो वो फिर से नजदीक आने लग जाएंगे आगे वाले हाइड्रोजन के, ऐसा नहीं दूर जाते आएंगे, क्योंकि घुमाने से क्या हो रहा है कि वो पहले तो दूर जा रहे हैं, जब तक एंगल बाइसेक्टर तक आ रहे हैं तब तक दूर जा रहे हैं, फिर वापस से घूमने के कारण वो वापस से ऊपर आने लगे, आगे वाले हाइड्रोजन के सामने आने लगे, तो फिर से एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना, देखिए एनर्जी बढ़ती आ रही है, फिर से ये ऐसे बढ़ गई, है ना, फिर से कम हो गई, फिर से एक्लिप्स बन गया, फिर से स्टैगर्ड बन गया, समझ गए, फिर से एक्लिप्स बन गया, तो एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, ऐसे एक्लिप्स्ड। और ये जो सबसे कम एनर्जी और सबसे ज्यादा एनर्जी, स्टैगर्ड की एनर्जी कम है, देखिए दिख ही रहा है अपन को, क्योंकि आगे वाले हाइड्रोजन और पीछे वाले हाइड्रोजन बिल्कुल आमने सामने नहीं है ना, बल्कि एक दूसरे के बीच में है, दिख रहा है दूरी ज्यादा है यहाँ पर, है ना, बॉन्ड भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो स्टैगर्ड की एनर्जी कम होगी और एक्लिप्स की ज्यादा होगी। और ये जो अंतर है ये ग्रुप के साइज पे निर्भर करता है, ग्रुप जितने बड़े होंगे ना उतना ज्यादा रिपल्शन होगा, उतना ज्यादा अंतर होगा। यहाँ पे ये जो अंतर है 12 किलो जूल पर मोल का है, 12 किलो जूल पर मोल, मतलब एक मोल के अंदर एक्लिप्स और एक मोल स्टैगर्ड के बीच में 12 किलो जूल का अंतर होगा, है ना, ये बहुत अधिक भी नहीं है, इतनी एनर्जी तो रूम टेम्परेचर से मिल जाती है। और यही कारण है कि इथेन इतना जल्दी जल्दी घूमता है, क्योंकि जो एनर्जी डिफरेंस है बहुत ही कम है, इसलिए समझ में आ गया, इसलिए इथेन जल्दी जल्दी रोटेट करता है, ठीक है, एक्लिप्स और स्टैगर्ड में आपस में रोटेशन होता रहता है। अगर अपन देखें कि एक्लिप्स के अंदर किस किस तरह के रिपल्शन होते हैं और किस किस तरह के रिपल्शन के कारण स्ट्रेन आते हैं, देखिए स्ट्रेन, तो एक तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के सामने है तो ये रिपेल करेंगे, और ये कहलाता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में आने वाला रिपल्शन जो है, एटम का एटम से, ग्रुप का ग्रुप से रिपल्शन जो है, ये तो कहलाता है स्टेरिक स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन जो एटम और एटम के बीच में जो रिपल्शन होता है, ग्रुप और ग्रुप के बीच में, आगे वाले कार्बन के ग्रुप पीछे वाले कार्बन के ग्रुप के बीच में जो रिपल्शन है, उसके कारण जो एनर्जी बढ़ती है उसको स्टेरिक स्ट्रेन कहते हैं। और इस तरह से अगर ये सिर्फ इन ग्रुप के बीच में नहीं, ये आपके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्शन है, इसको इस ये जब बॉन्ड पैरेलल होते हैं ना तो इनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से रिपेल करते हैं ना, तो इनको इनके कारण जो एनर्जी बढ़ती है इसको अपन कहते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन और आपका स्टेरिक स्ट्रेन होने वाले रिपल्शन, अच्छा ये एक्लिप्स में ही सबसे ज्यादा है, क्योंकि आगे वाला हाइड्रोजन पीछे वाले हाइड्रोजन के बिल्कुल सामने है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पास पास होने के कारण रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का जो रिपल्शन है ये स्टेरिक स्ट्रेन कहलाएगा, है ना। और सिर्फ हाइड्रोजन ही सामने नहीं है, उनके जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसमें भी इलेक्ट्रॉन है, वो भी एक दूसरे के सामने, वो भी रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन जो होगा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर का बॉन्ड से, उसको अपन टॉर्शनल स्ट्रेन कहेंगे, है ना। तो दो कारण हैं जिसके कारण एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। स्टैगर्ड में ऐसा नहीं है कि स्ट्रेन नहीं है, स्टैगर्ड में स्ट्रेन है मगर कम है। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन ऐसा है तो दूसरा हाइड्रोजन उससे मैक्सिमम दूरी पे है, 60 डिग्री पे, है ना, क्लियर। अच्छा आप बोलोगे 60 डिग्री सबसे दूर क्यों, और ज्यादा घुमा दो तो और दूर हो जाएगा, नहीं, क्यों,
क्योंकि वो तीनों हाइड्रोजन वापस से क्या है, और घुमाने पे वापस से फिर सामने आने लग जाएंगे। पहले तो दूर जाएंगे, फिर वापस से सामने आने लग जाएंगे अगले वाले के। तो यहाँ पे दूरी सबसे कम है, तो स्टैगर्ड वाले में मिनिमम स्टेरिक स्ट्रेन और टॉर्सनल स्ट्रेन होगा, है ना। और ये कहलाता है रोटेशनल एनर्जी बैरियर इथेन का, है ना। ये तो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। रोटेशनल एनर्जी बैरियर ऑफ इथेन। इथेन का रोटेशनल एनर्जी बैरियर 12 किलो जूल पर मोल का होता है, 12 किलो जूल पर मोल का होता है। मतलब एक्लिप्स से स्टैगर्ड जाओगे तो 12 किलो जूल कम हो जाएगी, स्टैगर्ड से एक्लिप्स आने में 12 किलो जूल देनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप बड़ी एल्केन लेते हो तो ज्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रोपेन लेते हो तो ये और भी ज्यादा होगा, क्योंकि प्रोपेन में क्या है कि आपका अगर किसी भी कार्बन कार्बन बॉन्ड को ले लो, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड को ले लो, मान लो मैं इसको ले रहा हूँ तो इसलिए ऐसे दिखा रहा हूँ, डार्क कर देता हूँ हाईलाइट। अच्छा, इसके चारों ओर कौन कौन से ग्रुप्स लगे हुए हैं देखो। इसमें मिथाइल लगा हुआ है ना, और 2 हाइड्रोजन, और उधर हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो जब आप इनको घुमाओगे तो मिथाइल और हाइड्रोजन एक दूसरे के सामने से गुजरेंगे, है ना। अच्छा, जाहिर सी बात है कि इथेन से यहाँ पे ज्यादा रिपल्शन होगा। इथेन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन हो रहा था, है ना। छोटे छोटे हाइड्रोजन तो सबसे छोटा एटम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कार्बन को घुमा रहे हो, दूसरे कार्बन के ग्रुप जो हैं वो एक के तो हाइड्रोजन है तीनों, मगर दूसरे कार्बन के जो ग्रुप्स हैं वो हाइड्रोजन और मिथाइल है। मिथाइल क्योंकि बड़ा ग्रुप है, उसमें कार्बन लगा हुआ है, कार्बन से 3 हाइड्रोजन, मैंने तो CH3 करके लिख दिया, लेकिन वो असल में ऐसे स्प्रेडेड होगा। तो स्प्रेडेड होगा तो वहां पे और भी ज्यादा रिपल्शन होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ एनर्जी 12 किलो जूल से हायर होगी, रोटेट करने के लिए और मुश्किल आएगी, क्योंकि स्टेरिक रिपल्शन क्या बढ़ गया है, स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा हो गया है बड़े ग्रुप के मौजूदगी में, और ब्यूटेन में और भी ज्यादा हुआ है, ब्यूटेन के अंदर और भी ज्यादा होगा। क्योंकि ब्यूटेन में अगर आप ऐसे सेकंड और थर्ड कार्बन को घुमा रहे हैं, ठीक है, तो एक पे मिथाइल, ठीक है, दूसरे पे भी मिथाइल लगा हुआ है, ये ब्यूटेन है, ये पहला कार्बन है, दूसरा तीसरा चौथा 4 कार्बन है, ब्यूटेन है। तो इसको घुमाओगे तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप इज फेसिंग अनदर मिथाइल एंड दे आर क्रॉसिंग ईच अदर व्हाइल रोटेशन, और दोनों ही ग्रुप बड़े बड़े हैं, तो यहाँ रिपल्शन ज्यादा होगा। समझ आ गया। तो यहाँ रोटेशनल एनर्जी बैरियर विल बी लार्जर, इट विल बी डिफिकल्ट टू रोटेट ब्यूटेन, ठीक है। तो ब्यूटेन का अपन कंफर्मेशनल एनालिसिस का डायग्राम मैं आपको बना देता हूँ, आप इस तरह से ऐसे स्टार्ट करना। आपका देखो होमवर्क कैसा है, आप ऐसा करना कि ऐसे 0 डिग्री से स्टार्ट करना। 0 डिग्री का मतलब या बिल्कुल ऐसे लिखना आप, या तो न्यूमैन प्रोजेक्शन बना लेना, ठीक है। मान लो ये आगे वाला कार्बन है, इस पे मिथाइल लगा हुआ है, Me लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट के लिए ताकि आसानी रहे। पीछे वाला कार्बन है, उस पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं 2, देखिए ध्यान से देखिए, सर्कल से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। और एक मिथाइल है, ये आगे वाला मिथाइल पीछे वाला मिथाइल बिल्कुल इसके सामने एक है, इसलिए ऐसे लिखे। ये 0 डिग्री डायरेक्ट एंगल है ना। आप 60-60 घुमाना, थीटा इक्वल टू 60 बनाना। कैसे, जैसे मैं बना देता हूँ, ये 60 घूम गया, तो बना ही देता हूँ मैं ताकि आपको ध्यान रहे, फिर अगली क्लास में तो आप भूल जाओगे। न्यू ईयर आएगा और न्यू ईयर में सब भूल जाएंगे, है ना। क्या करने वाले हो अंशिका न्यू ईयर पे?
अलविया? तो मैं तो कहीं नहीं जाने वाली, मेरे स्कूल वालों ने इतना काम दिया है कि घर पे बैठ के काम ही करना पड़ेगा, खत्म। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। सेम टू यू सर। देखो अब अपन 120 घुमा चुके हैं, है ना। अलविया आप क्या करने वाले हो न्यू ईयर पे? ये देखो 60 घुमा दिया, 120 घुमा दिया। फिर आगे वाले को तो मैं फिक्स रख रहा हूँ, एक को फिक्स रखना है, सिर्फ दूसरे को घुमाना है। ये मिथाइल है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब ये 180 पे आ चुका है। पीछे वाला मिथाइल बिल्कुल ऑपोजिट में आ गया 180। हाँ, अब इसके बाद तो वही रिपीटिशन वैसे का वैसे ही होने लग जाएगा। मिथाइल लिया, आगे वाला तो वैसे का वैसे ही रखा है मैंने, है ना। पीछे वाले को और 60 घुमाया तो ये घूम के ऐसे हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा, ऐसे हाइड्रोजन के पीछे नजर आएगा अपन को, ठीक है। एंड दिस इज थीटा इक्वल टू 240 डिग्रीज। और इसको थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूँ मैं, और रोटेट किया 300 डिग्रीज। आगे वाला मिथाइल तो वैसे ही रखा है मैंने, हाइड्रोजन। आप चाहो तो पीछे वाले को ऐसे रख सकते हो, आगे वाले को घुमा दो, है ना, ठीक है। फिर ये है थीटा इक्वल टू 300, और ये थीटा इक्वल टू 360। 360 या 0 डिग्री एक ही बात है, वापस से ऊपर आ गया, ठीक है। अब इसको तो कहते हैं गॉश, ये नाम ध्यान रखना, या स्क्यू, ये ध्यान रखना। गॉश या स्क्यू मतलब होता है, गॉश फ्रेंच शब्द है, इसका मतलब होता है साइड में, और ये मिथाइल दूसरे मिथाइल के साइड में है। देखो ये भी गॉश और स्क्यू है, समझ गए। दूसरा है आपका, ये है फुली एक्लिप्स्ड, ठीक है। अच्छा ये दोनों है पार्शली एक्लिप्स्ड। पार्शली एक्लिप्स से अपना मतलब है कि बॉन्ड तो एक दूसरे के सामने है, लेकिन मिथाइल के सामने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के सामने मिथाइल है, ये भी पार्शली एक्लिप्स्ड है। और ये जो है ये कहलाता है एंटी, इसको फुली एक्लिप्स को सिन भी कहते हैं, सेम साइड पे है ना दोनों मिथाइल। ये एंटी कहलाता है, या इसको अपन कहें तो फुली कंप्लीटली स्टैगर्ड। जैसे वो स्टैगर्ड था ना अपना, हाइड्रोजन बिल्कुल अपोजिट थे, तो वैसे ही स्टैगर्ड है। तो पूरा 360 डिग्री मैंने C2C3 बॉन्ड को घुमा दिया, है ना। C2C3 बॉन्ड को ही क्यों घुमाया, C1C2 नहीं घूमेगा, C1C2 भी घूम सकता है, लेकिन C1C2 से इतनी एनर्जी नहीं आएगी, इतना रिपल्शन नहीं होगा। C2C3 में ज्यादा एनर्जी लगती है ना। और आपका C2C3 को घुमाया तो एनर्जी का प्रोफाइल ऐसा होगा, जल्दी से ड्रॉ कर लो, आप एक खुद भी ड्रॉ कर सकते हो, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ये ऐसा प्रोफाइल आएगा, ठीक है। ये देखिए फुली एक्लिप्स्ड है ना, ये भी फुली एक्लिप्स्ड है जिससे अपन ने स्टार्ट किया था। ये गॉश, ये भी गॉश या एसक्यू, इसमें मिथाइल जैसे ही साइड में है एनर्जी कम हो गई। लेकिन एक ध्यान रखो बेटा कि एनर्जी लोएस्ट नहीं हुई है, कारण ये है कि जो मिथाइल है साइड में आया है, तो साइड में आने से बहुत दूर भी तो नहीं गया है, सिर्फ साइड में ही तो है, तो रिपल्शन कम तो हुए लेकिन सबसे कम भी नहीं हुए। फिर ये पार्शली एक्लिप्स्ड है ना, ये भी पार्शली एक्लिप्स की एनर्जी वापस से बढ़ गई, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितनी फुली एक्लिप्स की थी, क्योंकि फुली एक्लिप्स में तो मिथाइल के सामने मिथाइल था, पार्शली एक्लिप्स में मिथाइल के सामने हाइड्रोजन है। और फिर ये है स्टैगर्ड, फुली स्टैगर्ड, है ना। तो ये सबसे कम एनर्जी है, क्यों, क्योंकि दो सबसे बड़े बड़े ग्रुप जो हैं
बिल्कुल दूर दूर है, एक ऊपर है एक नीचे है, समझ गए। तो इसमें अपन देख सकते हैं ये इस तरह से एनर्जी प्रोफाइल है। रोटेशनल एनर्जी बैरियर मतलब जो सबसे बड़ा अपना एनर्जी का अंतर है, सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला, ये है करीब 19 किलो जूल पर मोल का बैरियर है। 19 किलो जूल पर मोल का सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला, ठीक है। तो इतनी एनर्जी लगती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा भी नहीं है, रूम टेम्परेचर पर मिलती है इतनी एनर्जी, रूम टेम्परेचर जो हीट होती है, ठीक है, उससे मिल जाती है। तो ये लगातार घूमता रहता है ना। तो ये ध्यान रखना, इसमें नेक्स्ट टर्न पे कुछ 2-4 बातें और है मैं बताता हूँ, लेकिन ये जरूर आप प्रैक्टिस कर लेना खुद, नाम और टर्म्स ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलो मैं एंड करता हूँ क्लास। बाय बाय एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर सबको, ठीक है। चलो टेक केयर, गुड नाइट।